वेलकम टू अ न्यू सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को बिना किसी देरी के। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि सारी दुनिया आइस एज के अंडर आ चुकी है। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है और यहाँ तक कि इंसानियत ही जम चुकी है इस बर्फ़ के अंदर। इंसानों ने अपने नेचर को इस बर्फ़ के अंदर जमा दिया और इंसान अब जंगली जानवरों की तरह भटक रहे हैं। और उसके बाद हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था और उसके पास में एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। एमसी कहता है कि शायद मुझे लगता है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है और इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। फिर एमसी हमें बताता है कि फूड और फ्यूल ये दो चीज़ें हमें पहले काफ़ी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन आज के इस टाइम में इन्हें ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन सी बात है। ये मिल भी जाए तो इन्हें कुछ पता नहीं कि ये कैसे होंगे। फिर एमसी कुछ दूर आगे चलता है और वो कहता है कि वैसे भी क्या ये बर्फ़ की परत काफ़ी मोटी होनी चाहिए थी, अगर नहीं हुई तो यहाँ पर मैं गिरकर मर भी सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर खड़ा हुआ था, इसीलिए वो ऐसा कह रहा था। लेकिन एमसी के जना कहने के बाद ही वहाँ पर एक झटके से बर्फ़ टूट जाती है। एमसी कहता है कि क्या ये कोई अर्थक्वेक था, और तभी वो वहाँ से नीचे की ओर गिरने लगता है। वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा था। एमसी कहता है कि अगर मैं इसी रेट से नीचे गिरता रहा तो ज़रूर नीचे गिरकर मारा जाऊंगा। और तभी वो अपने बैग से एक टूल निकालता है और उसे दीवारों पर रगड़ने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अगर ये भी काम नहीं किया तो ज़रूर मारा जाऊंगा, और ऐसा ही होता है। वो टूल बिल्कुल भी काम नहीं करता है और एमसी उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन एमसी कैसे न कैसे कर स्नो के ऊपर गिरता है। एमसी कहता है कि मेरा लक काफ़ी अच्छा है कि मैंने एक स्नो के ऊपर लैंडिंग की है। अगर यहाँ पर आइस होती तो मैं ज़रूर मारा जाता। और आप सभी को पता होगा कि स्नो और आइस में क्या अंतर है। स्नो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन आइस काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है स्नो के मुकाबले। और एमसी इतना खुशी था कि वो बच चुका है, लेकिन तभी अचानक से वो किसी चीज़ को देखकर घबरा जाता है। वो देखता है कि उसके सामने काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हुआ था और वो बताया जाता है कि उस मॉन्स्टर का नाम है द वाइट स्किन है। और बताया जाता है कि ये इंसानों को हंट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। एमसी उसे देखने के बाद कहता है कि शायद मेरा लक इतना अच्छा नहीं है कि मैं इस जैसे मॉन्स्टर से बच सकूं। तभी वो वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागने लगता है और वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। और हम देखते हैं कि कुछ दूर जाने के बाद फिर हमें छत पर दिखाया जाता है। वहाँ पर एक अजीब सा इनविजिबल क्रिएचर जो कि ब्लू कलर का वहाँ पर उन दोनों को देख रहा था। और जब जैसे ही वो मॉन्स्टर एमसी को मारने वाला था, उसे पकड़ने वाला था, तभी वो ऊपर क्रिएचर अपने एक अटैक से उन पिलर्स को तोड़ देता है, जिससे वो पिलर्स आकर उस मॉन्स्टर के सर में लगते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और एमसी कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ। शायद हम दोनों के भागने की वजह से, यहाँ पर हुए साउंड वेव्स की वजह से शायद वो पिलर टूटकर उस पर गिरा होगा। खैर चलो, मेरी लाइफ तो बच चुकी है। एमसी इतना सोच ही रहा था कि अचानक से इतने ज़्यादा शोर के होने की वजह से ऊपर की बर्फ़ खिसकने लगती है और वो सीधा एमसी के ऊपर आकर गिर जाती है। एमसी कहता है कि अरे नहीं, ये क्या हुआ, शायद मैं इस बर्फ़ के नीचे दबकर मरने वाला हूँ। और एमसी के साथ ऐसा ही होता है, वो बर्फ़ के नीचे दब जाता है। उसका सिर्फ एक हाथ ही ऊपर दिखाई दे रहा था और कुछ देर बाद वही ब्लू क्रिएचर उसके पास आता है। उसके वो हाथ के पास आता है और पता नहीं क्या करता है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें होने लगती है। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब एमसी उठता है। उसकी आंखें काफ़ी अजीब सी लग रही थी और एमसी कहता है कि आखिर ये क्या हुआ, मैं यहाँ पर कितने ज़्यादा टाइम से पड़ा हुआ हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, मुझे शायद यहाँ से चलना चाहिए। और वो जैसे ही अपनी गर्दन के पीछे हाथ लगाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी गर्दन पर अजीब सा निशान बन चुका था जो कि ब्लू कलर का था। शायद ये वही ब्लू क्रिएचर होगा। एमसी पर इस पर दिखाया ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि ये उसे दिखाई ही नहीं देता है। एमसी फिर खड़ा होता है और कहता है कि शायद मुझे अब घर चले जाना चाहिए। एमसी ऐसा करने वाला था तभी उसे एक चीज़ दिखाई देती है जो कि एक चॉकलेट थी। एमसी कहता है कि चलो, ये तो ठीक हुआ कि मैं खाली हाथ घर वापस नहीं जा रहा हूँ, और वो उस चॉकलेट को उठा लेता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ देर बाद एमसी एक बिल्डिंग के पास पहुँचता है और वहाँ पर जाकर एक गटर का ढक्कन खोलता हुआ और उसके अंदर जाने लगता है। एमसी कहता है कि ज़्यादातर सिटीज़ बर्फ़ के नीचे दब चुकी हैं,
इसलिए अपने घर पर जाने का एक ही रास्ता है, वो इस पैसेज के थ्रू है। फिर वो उस पैसेज के अंदर उतरता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। वो कहता है कि इस एपोकलिप्स ने सारी दुनिया को एक अलग ही तौर पर ले आया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, लेकिन इंसानों ने अपने नेचर को तो बर्फ़ में दबा रखा है। इनकी मदद कोई भी नहीं करने आएगा, इन्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। और तभी हम देखते हैं कि एमसी अपने घर की ओर चल देता है और वो ऐसे ही अपने आप में बड़बड़ाता था जिसे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही एमसी अपने घर पर पहुंचता है, उसका गेट खुल जाता है, यानी कि घर का गेट खुला जाता है और एक लड़की आकर उसके गले लग जाती है। एमसी कहता है कि आखिर तुमने इतनी जल्दी से गेट कैसे खोल दिया? क्या तुमने गेट को लॉक नहीं किया था? वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। और क्या क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते थे? जिस पर एमसी कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें देखना चाहता था। और हमें बताया जाता है कि ये एमसी की गर्लफ्रेंड थी। फिर एमसी उसे वही चॉकलेट देते हुए कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है। वो लड़की कहती है कि क्या ये क्या है? जिस पर एमसी कहता है कि एक चॉकलेट है। जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे ले लेती है और कहती है कि तुम सबसे अच्छे हो इस दुनिया में। लेकिन जैसे ही एमसी थोड़ा आगे जाता है, वो लड़की कहती है कि सिर्फ एक, वैसे तुम ये एक ही लेकर आए हो। एमसी कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? इसे लाते लाते ही मैं लगभग मरने वाला था। और वह उससे कहता है कि वैसे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें गेट को अच्छे से लॉक करना चाहिए था। लड़की कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि गेट को लॉक करना तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा ज़रूरी है? जिस पर वो लड़का यानी कि एमसी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बातों से वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि वो उसके लिए सिर्फ एक ही चॉकलेट लाया है। वो फिर उसकी ओर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रही थी। फिर एमसी आग के पास बैठते हुए कहता है कि हमारा ये टाइम काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चल रहा है। मुझे ये भी नहीं याद कि पिछली बार मैंने अच्छा खाना कब खाया था, और अच्छा खाना मिले भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि एमसी कुछ सीड्स को निकालते हुए कहता है कि क्या जो पहले हमने सीड्स को इकट्ठा किया था, क्या हमें उन्हें खा लेना चाहिए? फिर एमसी उगाए हुए सीड्स की ओर देखता है और कहता है कि इन सीड्स की भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर हम इन्हें खा लेंगे तो शायद आगे के लिए कोई भी होप नहीं बचेगी। फिर एमसी उस मीट के टुकड़े को निकालते हुए कहता है कि ये उसी मॉन्स्टर का मीट है जो कि हमने वहाँ से मारा था। वो कहता है कि अगर ये मीट का टुकड़ा पॉइजनस नहीं होता तो सभी लोगों को भूखा नहीं मरना पड़ता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़रूर ही लोग सारे पागल हो जाएंगे। लेकिन एमसी कहता है कि कुछ भी कहो, लेकिन इन मॉन्स्टर के मीट में जितना फैट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्यूल के रूप में काम करता है। फिर एमसी घड़ी की ओर देखता है जहाँ पर वहाँ पर लिखा हुआ था कि आज 14 फरवरी है। तभी एमसी कहता है कि आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आज वैलेंटाइन है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज़ देता है कि जाइनर तुम कहाँ पर हो, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तब वो बाहर देखने के लिए आता है। वो कहता है कि सॉरी जाइनर, मैं भूल चुका था कि मुझे याद नहीं रहा कि आज वैलेंटाइन डे है। लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला, इसलिए वो इधर उधर देखने लगता है। लेकिन तभी उसे बाहर की ओर से आवाज़ आती है और वो कहता है कि शायद ये जानवर है, लेकिन ये बाहर क्या कर रही है। लेकिन जैसे ही वो गेट के खोलते हुए जानवर को आवाज़ देता है, तभी एक बेसबॉल बैट आकर उसके मुंह पर लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिरता है और काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी हो जाता है। तभी वो उसकी गर्लफ्रेंड और एक 2-3 लोग वहाँ पर उसके कमरे में आते हैं और वो एमसी उस लड़की से कहता है कि आखिर तुमने मुझे बेटे क्यों किया। और उस लड़की के साथ जो आदमी खड़ा था उसका नाम डोंगवा है। डोंगवा कहता है कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे मिस्टर मो। वो लड़की भी एमसी से कहती है कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो अभी भी? क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे सिर्फ एक चॉकलेट के साथ फूल बना सकते हो? तो तुम गलत हो। क्या तुम मुझे बैठा कर खिला भी नहीं सकते ढंग से? तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी? तभी वो एमसी कहता है कि लेकिन तुमने मुझे छोड़कर डोंगवा को ही क्यों चुना? जिस पर वो लड़की कुछ भी नहीं कहती है और वो आदमी आगे आते हुए उससे कहता है कि
उसकी गर्लफ्रेंड उससे आगे कहती है कि तुमने सभी खाने को अपने सबसे छुपा कर रखा, यहाँ तक कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोला कि तुम्हारे पास खाना नहीं है, और तुम क्या सिर्फ उस इतने बड़े बैग के अंदर हवा भर कर लाते थे। एमसी कहता है कि बस इतना ही, तुमने सिर्फ इतने के लिए मुझे धोखा दिया। वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने अपनी एक गर्लफ्रेंड से झूठ बोला, क्या तुम इंसान भी रह चुके हो अब। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो डोंगुआ वो आगे आते हुए एमसी के पास बैठता है और कहता है कि मैं एक अच्छा आदमी होने के नाते तुम्हारे लिए सॉरी फील करता हूँ, और मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि। और वो डोंगुआ उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि ये एक एपोक्लिप्स वर्ल्ड है, यहाँ पर कोई भी सिविलाइजेशन नहीं रहती बढ़िया वाली। अब आपको यहाँ पर सिर्फ जंगल का कानून ही देखने को मिलेगा। फिर वो बंदा एमसी से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस है, या तो मेरे हाथों से मर जाओ, या फिर तुम्हारे पास जितना भी खाना बचा हुआ है वो हमें दे दो। जिस पर वो एमसी कहता है कि मेरे पास किसी भी तरह का खाना नहीं है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मुझे खाना दे दो। जिस पर वो डोंगा कहता है कि तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मरना पसंद करोगे खाना देने की जगह। एमसी कहता है कि मेरे पास कोई भी खाना नहीं है, लेकिन वो डोंगा ये मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ता है और उसे एमसी को मारने के लिए अपने हाथों को ऊपर करता है। एमसी कहता है कि आखिर तुम क्या करने वाले हो, लेकिन हम देखते हैं कि डोंगा उस पर बार बार अटैक करने लगता है और उसके सभी दोस्त भी उस पर बहुत बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और बहुत ही गंदी तरह उसे मारने लगते हैं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एमसी की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और वो बिल्कुल मरने की कगार पर था। एमसी की हालत देखकर तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। और हम देखते हैं कि जब एमसी की आंखें बंद होने ही वाली थी, तभी डोंगा उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों के पास ऐसे जीने की कोई भी जरिया नहीं है, जो कि अपनी खुद की वूमेन को भी सेफ नहीं रख सकता और उन्हें खाना तक नहीं खिला सकता है। और वो डोंगा उसके पास बैठते हुए आगे कहता है कि वीकलिंग्स यानी कमज़ोर लोग भी मीट होते हैं, इसलिए जल्दी से मुझे नाइफ ला कर दो, खाने का इंतज़ाम तो हो चुका है, अगर ये खाना नहीं देगा तो ये हम ही से ही खा जाएंगे। और हम देखते हैं कि तभी एमसी अपनी आंखें बंद कर देता है और हम देखते हैं कि एमसी की मौत यहीं पर हो जाती है। लेकिन एमसी मरते मरते हुए कहता है कि मुझे दोबारा जीना है, क्या यही एंडिंग थी? अगर कोई दूसरी लाइफ है तो मुझे वो जीना है। और एमसी के इतना कहने के बाद अचानक से उसके साथ कुछ होता है और वो एक ऑफिस के अंदर एकदम से जागता है और डोंगुआ का नाम चिल्लाता है। और हम देखते हैं कि एमसी हैरान हो चुका था और उसकी आंखें भी नीली हो चुकी थी। एमसी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ, मुझे तो कोई भी चोट नहीं लगी है, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? लेकिन ये सपने जैसा लग भी नहीं रहा है। और चैप्टर 1 यहीं पर एंड होता है और हमें बताया जाता है कि अभी तक एपोक्लिप्स यानी कि आइस जाने में 28 घंटे बाकी भी है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग हम इसी में करेंगे। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है, एमसी बताता है कि सभी लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए हैं, पुलिस ने एक बहुत बड़ी फोर्स निकाली है ताकि वो मुजरिमों को पकड़ सके। बड़े लोग यानी कि अमीर लोग अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं और अपने आप को खुश रख रहे हैं, और बड़ी बड़ी गैंग्स अपनी डील को कर रही है, कुछ लोगों को मार रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हैं सिवाय एक आदमी के। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि कुछ कपड़े पहनकर वहाँ पर खड़ा हुआ था, और हमें ये भी बताया जाता है कि एपोक्लिप्स शुरू होने में सिर्फ 24 घंटे बाकी है। एमसी वहाँ पर खड़ा ही हुआ था कि तभी अचानक से आसमान के अंदर अजीब सी लाइट्स आने लगती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वाह ये कर हो रहा है, जल्दी से एक पिक्चर लेनी चाहिए। लेकिन एमसी अलग ही खोया हुआ था। वो कहता है कि ये एक साइन है कि आइस जाने वाला है। तभी उसे एक फ़ोन आता है। एमसी कहता है कि इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही इंसान फ़ोन कर सकता है, और हमें दिखाया जाता है कि ये वही उसकी गर्लफ्रेंड थी जाइनर, और वो उसकी कॉल को उठाने लगता है। और गाइस इसका नाम तो कुछ और है पर मैं इसे जाइनर कह रहा हूँ। वो उसकी कॉल को उठाता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि हे मो, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने अभी भी ओवर टाइम कर रहे हो? क्या तुमने आसमान में अरोरा को देखा? वैसे क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो चुका है। लेकिन एमसी अपना सिग्मा बॉय वो कहता है उसे वो सभी बातें याद आ रही थी जो कि उसके साथ पहले उसने की थी, इसलिए वो उससे कहता है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। अचानक से ऐसी बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एमसी उसका फ़ोन भी काट देता है
और वहीं पर उसका कॉन्टैक्ट भी डिलीट कर देता है और वो कहता है कि शायद ये मेरे लिए एक सेकंड चांस हो सकता है। एमसी उस लड़की पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। वो उसे गाली देते हुए कहता है कि तुम्हारी जैसी औरत जिसने मुझे धोखा दिया उसे तो उसी आइस एज में मर जाना चाहिए। एमसी कहते हैं कि इस बार एपोकलिप्स से लड़ने के लिए मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। एमसी कहता है कि पिछली लाइफ में मैंने काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मैं ऐसा हो गया था, लेकिन इस बार मैं काफ़ी अच्छे से काम करूँगा। और एमसी कहते हैं कि चलो जल्दी से जाकर सभी को इकट्ठा कर लेना चाहिए, यानी कि सभी सप्लाईज़ को। एमसी कहता है कि सभी सोसाइटीज़ जितनी भी पहले से प्रॉब्लम के अंदर थी वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर आने वाली है और लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ घंटों पहले ही टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगा था और लोगों को ये पता चल चुका था कि इसके पीछे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एमसी अब कहते हैं कि चलो देखते हैं कि मेरे पास कितना टाइम है सप्लाईज़ को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन जैसे ही एमसी टाइम देखता है कि उसके पास सिर्फ 1 ही घंटा है जिसमें वो अपने सभी सप्लाईज़ को इकट्ठा कर सकता है। एमसी जल्दी से जल्दी अपनी सभी सप्लाईज़ को इकट्ठा करने लगता है और हम तभी देखते हैं कि जब एमसी अपनी सप्लाईज़ को इकट्ठा कर रहा था और जैसे जैसे वो बाकी जगहों पर जा रहा था तभी उसे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा अजीब से लोग भी मिलते हैं जो कि हमें दिखाई तो नहीं जाते, लेकिन उनकी आवाज़ें आ रही थी। लेकिन तभी उसे रास्ते में 2 पुलिस वाले भी मिलते हैं। वो पुलिस वाले एमसी को देखकर कहते हैं कि ये काफ़ी सस्पिशियस है, ये काफ़ी अजीब आदमी है, ये इतनी रात को ऐसे कैसे घूम रहा है। तभी उनमें से एक आदमी यानी पुलिस वाला कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ आओ। वो उनमें से एक मोटा वाला इंस्पेक्टर उसके पास जाता है और कहता है कि हे तुम अपने जल्दी से हाथों को ऊपर करो, तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो। और उसका साथी भी बाहर निकल के आ चुका था। वो उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तुम एक रोबर हो और वो अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाने लगते हैं कि हमने यहाँ पर एक रोबर को पकड़ा है, जल्दी आ जाओ। लेकिन एमसी तो ये कह रहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए मुझे तुम यहाँ से जल्दी से जाने दो। लेकिन वो पुलिस वाले को ये बात कहता नहीं है, वो सिर्फ ये सोच रहा था। वो पुलिस वाला उससे कहता है कि जल्दी से अपने बैग में जो भी है उसे आगे नीचे रख दो और अपने हाथों को ऊपर रखो। और लेकिन जब एमसी अपने बैग को नीचे रख रहा था तो पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एमसी के बैग में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वेपन्स हो सकते हैं। और जैसे ही एमसी अपने बैग से कुछ निकालने वाला ही था तभी वो पुलिस वाला उस पर गन चला देता है और कहता है कि शायद तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर वेपन्स अलाउड नहीं है। और वह पुलिस वाला काफ़ी डर चुका था क्योंकि उसे लगा कि कोई वेपन निकाल रहा है। लेकिन जैसे ही वो गोली एमसी के पास पहुंचती है तब उसे अचानक से कुछ हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और वो जैसे ही ऐसा कहता है वो तभी अचानक से टाइम रुक सा जाता है और वो गोली भी वहीं पर रुक जाती है। एमसी कहता है कि क्या ये क्या भी अजीब है, मैं क्या इसी गोली को काफ़ी क्लियरली देख सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी आंखों के पास काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हो चुकी थी। एमसी जल्दी से उस बुलेट को भी डॉज कर लेता है। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वो तेज़ी से जाता है और उस पुलिस वाले को एक पंच मारता है। एमसी इतनी ज़्यादा तेज़ी से गया था कि किसी को दिखाई भी नहीं देता है और उसकी आफ्टर इमेज भी बन रही थी। लेकिन एमसी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और हम देखते हैं कि उसके एक ही पंच से पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसका थोबड़ा भी फूट चुका था। और हम देखते हैं कि उसकी पावर्स की वजह से वो बुलेट भी फ्रीज होने लगी थी। दूसरा मोटा वाला पुलिस वाला इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो कहता है कि आखिर तुम क्या हो, आखिर तुम कौन हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, इसीलिए वो पता नहीं क्या बकवास करने लगा था। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा बैड इस तरीके से वहाँ पर चलते हुए उसकी ओर आ रहा था और उसकी पावर्स वहाँ पर ओवरफ्लो हो रही थी। और मैं कह रहा हूँ गाइस, ये एक मानुआ भी काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है आगे जाकर। एमसी भी उसके जवाब देता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं आखिर क्या हूँ। यहीं पर हमारा सेकंड चैप्टर भी एंड होता है और थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमें दिखाते हैं कि वो पुलिस वाला अपने साथियों को बुला रहा था कि जल्दी यहाँ पर आओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा आदमी मिला है जो कि कुछ अजीब सी पावर्स का यूज़ कर रहा था। वो कहता है कि सस्पेक्ट यानी कि वो आदमी यहाँ से भाग चुका है, हमारे एमसी के बारे में कह रहा था और कहता है कि वो यहाँ तक कि हमारी गन भी लेकर भाग चुका है। वो पुलिस वाला कहता है कि आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल था, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा।
और हम देखते हैं कि एमसी वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था, यहाँ तक कि उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा आइस जम रही थी उसकी स्पीड की वजह से, यहाँ तक कि उसकी आफ्टर इमेज भी बन रही थी। और एमसी जैसे तैसे भागते हुए अपने घर पर पहुँचता है और जल्दी से जाकर बैठता है। एमसी कहता है कि मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि आखिर मैं ये क्या कर कर आया हूँ। एमसी कहता है कि चलो इस बार एक बार और ट्राई करते हैं। एमसी फिर एक शीशे के सामने खड़ा होता है और उसी गन से एक बुलेट को फायर करता है, लेकिन उस बुलेट के वहाँ पर पहुँचने पहले ही एमसी अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए उस बुलेट को हवा में ही पकड़ लेता है। और एमसी कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये वैसा ही है, ये मुझे सुपर पावर्स मिल चुकी है। लेकिन एमसी कहता है कि अभी तक तो आइस शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन ये मेरी बॉडी पर आइस क्या कर रही है? क्या मेरी पावर सच में स्पीड से रिलेटेड है, या जैसे कि सुपरसोनिक स्पीड? फिर एमसी कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। फिर एमसी कहता है कि मैं पहले ही आने वाले प्रलय को देख पा रहा हूँ, इस एबिलिटी के ज़रिए मैं हमेशा एक कदम आगे रहूँगा। तभी उसके गेट पर नॉक होती है। वो देखते हैं कि आखिर इतनी रात को मुझे कौन देखने के लिए आया होगा। जैसे ही वो गेट खोलता है, वहाँ पर उसकी लैंडलेडी खड़ी हुई थी। एमसी पूछता है कि आपको क्या हुआ है? जिस पर वो लैंडलेडी पूछती है कि क्या तुम्हारे कमरे से अभी अभी एक गन शॉट का साउंड आया था? एमसी कहता है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ एक टीवी का साउंड था, क्योंकि वो रिमोट टूट चुका है इसलिए आवाज़ थोड़ी नहीं कर पाया था मैं। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पास ही में सुपरमार्केट में चोरी हो चुकी है और वहाँ की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो लेडी वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही वो उस कमरे में अपने कमरे में जाती है, तब एमसी सोचता है कि अब मैं वापस उसी पॉइंट पर आता हूँ, तो अब मैं सप्लाई कहाँ से इकट्ठा करूँ? मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है कि मैं जल्दी से जल्दी सप्लाईज़ को इकट्ठा कर सकूँ। लेकिन तभी को याद आता है कि उस बूढ़ी औरत ने एक सुपरमार्केट का ज़िक्र किया था जो कि यहीं पास में है। फिर एमसी सोचता है कि क्यों ना वहीं से सारा सामान उठाया जाए, वहाँ पर मुझे शायद सब कुछ मिल जाएगा। फिर एमसी उस शॉप के ऊपर जाता है और वहाँ पर अचानक से सभी के सामान को उठाकर भाग जाता है। और वहाँ पर अचानक से उस लड़की जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी, उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा लंबा बिल आ जाता है। वो कहती है कि क्या आखिर कभी अभी किसी ने यहाँ पर से कुछ सामान खरीदा था, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उस बिल के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपको मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ और आप जल्दी घर जाएं और सो जाएं और अपने आप को सुरक्षित ज़रूर रखिएगा। वो लड़की कहती है कि आखिर ये क्या है? क्या एक और रॉबरी हो चुकी है मेरे यहाँ पर? कहती है कि ये तो काफ़ी बुरा है। और तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं जिनके हाथ में गन थी। वो उस लड़की से कहते हैं कि जल्दी से जितना भी पैसा तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, अब ये है रॉबरी टाइम। वो लड़की कहती है ये तो और भी बुरा है, ये तीसरी बार हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी उस शॉप के बाहर एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सा पैर, जो कि एक मॉन्स्टर का था, वो उसी शॉप की ओर बढ़ रहा था। वो आदमी कहता है कि ये अचानक से इतनी ज़्यादा ठंडी कैसे हो रही है? जिसमें से उसका दोस्त कहता है कि जल्दी से गेट की ओर देखो, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही मॉन्स्टर खड़ा हुआ था जो कि उनकी ओर देख रहा था। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और लड़की भी छुप जाती है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके पास आने लगता है उस लड़के के, लेकिन वो लड़का उस पर जल्दी जल्दी गोलियां चलाने लगता है। लेकिन इन गोलियों का असर उस मॉन्स्टर पे नहीं हो रहा था, इसलिए वो बंदा कहता है कि ये तो इनविंसिबल है। वो लड़की उसकी वीडियो बनाने लगती है और उसकी लाइव स्ट्रीम भी करने लगती है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके सर को पकड़कर उठा लेता है और उसके सर को फाड़ कर दूर फेंक देता है। वही लाइव स्ट्रीम पुलिस वाले भी देख रहे थे। वो पुलिस वाले कहते हैं कि क्या यही चीज़ है जो लोग आजकल के लोग ये देखना पसंद करते हैं? मुझे तो इसमें कुछ खास नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल वीडियो नकली है। और फिर हम देखते हैं कि उनकी अचानक से लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से आने लगते हैं अलर्ट के साइन और उन्हें बताया जाता है कि अटेंशन, आप सभी को बताया जा रहा है कि सिटी के अंदर अचानक से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ठंड बढ़ रही है, इसलिए कृपया करके आप अपने घर में रहें और घर से बाहर ना निकलें। और उसके बाद हम देखते हैं कि एमसी भी कहता है कि चलो अब ये शुरू हो रहा है, अब हर तरफ बर्फ ही बर्फ होने वाली है। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है और नेक्स्ट चैप्टर भी हम इसी में कवर करेंगे। तो फोर्थ चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि अभी इसकी स्टार्टिंग में भी सभी द सिक्योरिटी ऑफ होमलैंड सबको सूचित कर रहे थे कि आप सभी को घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मौसम दिखाया जा रहा है जिससे आपको खतरा हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर यह कुछ इतना ज़्यादा सीरियस हो चुका है कि अब खुद सिक्योरिटी होमलैंड को भी यहाँ पर आना पड़ रहा है
और अब इसमें अब क्या कर सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला कहता है कि नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लगता क्योंकि यहाँ सिर्फ कुछ वेदर ही चेंज हुआ है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसी नोट को देख रही थी, उसी वार्निंग की ओर देख रही थी। और फिर हमें हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपना कुछ काम कर रहा था और वो कहता है कि मुझे ये जल्दी करने की ज़रूरत है। और फिर आगे उन्हें बताया जाता है कि आप सभी को घर के अंदर रहना होगा क्योंकि ये कोल्ड वेव इंसानों को मारने के लिए काफ़ी है। ये वेदर काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका है। फिर हमें कुछ गैंगस्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे। वो कहते हैं कि आखिर ये इतना मार खाने के बाद भी कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। वो बंदा कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो गैंगस्टर उससे कहता है कि ओह, तो तुम्हें ये नहीं पता है। फिर वो इसे एक फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि क्यों, तो ये क्या है, तुमने बॉस की डॉटर को ड्रग्स खिला दिए और उसके साथ ये सब कुछ किया। जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि वो बॉस की डॉटर है। तो वो गैंगस्टर कहता है कि चलो इसे भूल जाते हैं। और वैसे तुम बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसे लोगों पर भगवान सच में मर्सी करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। फिर वो उस बंदे का हाथ पकड़ते हुए आगे करता है और उसकी उंगली को काट देता है। फिर वो गिनते हुए देखता है कि उसके पास 6 उंगलियां हो चुकी हैं। इससे पहले भी उसने कई सारे बंदों को मारा और उनकी उंगलियों को काट कर रख लिया था। फिर वो वहाँ से जाते हुए स्मोक करने लगता है। तभी उसका एक गैंग मेंबर आता है और उससे कहता है कि बॉस, हमें इसकी बॉडी के साथ क्या करना चाहिए। तो उसका बॉस कहता है कि इसे कहीं पर ले जाकर नाले में फेंक देना या फिर तुम्हें कहीं भी जगह मिले तो वहाँ पर फेंक देना। और वो बंदे भी ऐसे ही करते हैं और उसे एक अजीब से कंटेनर के अंदर डाल देते हैं और उसे वहाँ पर लॉक कर देते हैं। और उसके बाद वो उसे एक बॉयलर के अंदर डाल दे रहे थे। और वो बंदा कहता है कि अगर हम इसे बॉयलर में डाल देंगे, मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है, कहीं ये फट तो नहीं जाएगा। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि तुम ऐसी कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, और जल्दी करो, बॉस हमारा वेट कर रहे होंगे। वो ऐसा कर ही रहा था कि तभी वो पहला बंदा कहता है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इसके साथ कुछ कुछ तो गड़बड़ है। और वो देखता है कि अचानक से वो वहाँ पर फट जाता है और वो बंदा दूर आकर गिरता है और वो उसे उठाने के लिए आता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे थे। जिस पर वो पहला वाला बंदा कहता है कि मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, तो ये क्या है। तभी वहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें एम्स की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपनी सप्लाईज को इकट्ठा करने में लगा हुआ था और अपनी ज़रूरत के सामान को बिल्ड कर रहा था। एमसी कहता है कि चलो, मैंने सब कुछ बिल्ड कर लिया है, अब मैं आसानी से यहाँ पर क्रॉप्स को उगा सकता हूँ। और मेरा प्लान ये है कि मैं एक सबसे बढ़िया सर्वाइवल रूम बनाऊंगा जहाँ पर सब कुछ मिल जाए। और मुझे लगता है कि इतनी सप्लाईज के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता हूँ। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद ये सब कुछ भी काफ़ी नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ और करने की भी ज़रूरत है। फिर एमसी अपना आगे का कुछ काम करने वाला ही था कि तभी अचानक से उसके डोर पर नॉक होती है। वो कहता है कि आखिर इस वक्त मेरे डोर पर कौन हो सकता है। और वो जैसे ही डोर खोलता है वो कहता है कि कुछ तो फैमिलियर लग रहा है, पता नहीं क्यों। और बाहर हम देखते हैं कि वही सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। तो पिछले चैप्टर्स में मैंने उन्हें पुलिस वाले कहा दिया था, लेकिन वो पुलिस नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड थे। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि सर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहते हैं। एमसी सोचता है कि सिक्योरिटी गार्ड, ऐसा क्या हो चुका है, क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ। एमसी ये सिर्फ सोच रहा था। फिर वो उनसे पूछता है कि ओल्ड जो है, आप कैसे हैं, आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि अभी अभी अनाउंस किया गया है कि बाहर टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर चुका है, इसलिए आपको घर के अंदर रहना चाहिए। और हमारे सभी लोगों से कम्युनिकेशन करने के सिस्टम भी टूट चुके हैं, इसलिए हम सभी को जाकर याद दिला रहे हैं कि उन्हें घर में ही रहना है और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करनी है। और मैं आपको बता दूंगी, जिससे हम सभी को गर्म रखते थे, बॉयलर, वो भी टूट चुका है। और ये वही बॉयलर है जिसके अंदर वो लोग उस बंदे को डाल रहे थे और वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था। तभी एमसी को भी याद आता है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और जब तक हम उसे ठीक करने के लिए गए थे वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था और इस वक्त शायद हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। और वो उनसे कहता है कि क्या मैं चलूँ आपके साथ, शायद मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। फिर एमसी उन सभी गार्ड्स के साथ जाने लगता है। वो ऊपर की ओर जाते हुए कहता है कि चलो जल्दी चलते हैं, लेकिन पुलिस वाले वो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, बॉयलर तो अपार्टमेंट में बेसमेंट में है। पर एमसी याद करता है कि बेसमेंट में बॉयलर को लगाना इलीगल है, तो आखिर इन लोगों ने यहाँ पर कैसे लगा रखा है। फिर भी एमसी उसके साथ चला जाता है और ये भी याद किया था कि उसने इस बात को ग्रैंड माँ से सुना था, जिन्होंने उन्हें बताया था कि बॉयलर को हमेशा ऊपर ही रखना चाहिए
ना कि नीचे की ओर। फिर वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। एमसी देखता है कि यहाँ पर तो बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही हैं। वो पुलिस वाला कहते हैं कि मिस्टर मो आप जल्दी से इसे ठीक कर दीजिए। लेकिन जब एमसी उसे चेक करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक ब्लू कलर का लिक्विड पड़ा हुआ था। एमसी सोचता है कि ये तो कुछ जाना पहचाना है। तभी पीछे से हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड के पीछे से दो हाथ आते हैं और उसे उठाकर एक मॉन्स्टर खा जाता है। ये देखने के बाद तो वो सभी घबरा जाते हैं और वो मॉन्स्टर उस एक दूसरे गार्ड को भी खाने वाला था। लेकिन एमसी ये देखते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाता है और उस पुलिस वाले को वहाँ से बचा लेता है। वो कहता है कि बाल बाल बचे, वरना अभी तक तो इस सिक्योरिटी गार्ड का सर उठ जाना था। चलो मैंने इन्हें बचा लिया है। फिर वो पूरी तेज़ी से भागने लगता है। वो देखता है कि डोर अभी भी खुला हुआ है। वो कहता है कि तो ये काफ़ी अच्छा है, हम यहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफ़ी तेज़ी से उसके पीछे भागने लगता है। एमसी कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये मेरी स्पीड को मैच कैसे कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच जाता है और उस पर अटैक करने वाला था कि ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है। और अभी तक इसके इतने ही चैप्टर आए थे जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और आगे आएंगे तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, क्योंकि ये सीरीज़ भी अभी ख़त्म हो ही चुकी है लगभग और वो पहले वाली भी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए हम एक और नई सीरीज़ भी शुरू करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा।